मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम यहां पे किस तरह से करेंगे पहले ये बताते हैं। हम पहला स्टेप लेंगे, लेट फ्रिक्शनल फोर्स बी एफ, लेट फ्रिक्शनल फोर्स बी एफ, टेंशन बी टी, टेंशन बी टी जो भी अननोन है मान लो, लेट एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बी एसीएम एंड एंगुलर एक्सिलरेशन इज अल्फा, एंगुलर एक्सिलरेशन इज अल्फा। समझ रहे हो? पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस हो कुछ मान लेंगे, लेट द फ्रिक्शनल फोर्स बी एफ, टेंशन बी टी या जो भी है, लेट द एक्सिलरेशन बी ए, लेट द एंगुलर एक्सिलरेशन बी अल्फा। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन लिख लेंगे। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। यहां पे एक बात का ध्यान देना है कि टॉर्क सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ही लेंगे। क्यों लेंगे, बाद में इसको प्रूव करेंगे, किसी और एक्सिस के अबाउट नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेटेड है, अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेटेड है तो तुमको टॉर्क उस केस में हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना है, किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट नहीं। क्यों, वो बाद में बताएंगे। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास आईसीएम अल्फा, ये निकाल लो। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप, रिलेट, रिलेट एसीएम एंड अल्फा। एसीएम और अल्फा को रिलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। फॉर नो स्लिपिंग और स्कीडिंग, बिकॉज स्लिपिंग स्कीडिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज स्लिपिंग और स्कीडिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और अल्फा में एक रिलेशन होगा, वो हम निकाल लेंगे। उसके इसको सॉल्व कर लेंगे, यू वुड गेट द आंसर। समझ गए प्रोसेस, समझ गए क्या करना है, प्रोसेस समझ गए। जो भी अननोन मानना है मान लो, एफ इक्वल टू एम ए फर्स्ट इक्वेशन, एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आईसीएम इंटू दिस अल्फा, उसके एसीएम अल्फा में रिलेशन निकाल लो, सॉल्व कर लो। एग्रीड? मेथड समझ लो, पहले मेथड समझ लो, क्वेश्चंस तो बहुत हो जाएंगे। अब हम पहला केस ले रहे हैं, हम पहला केस ले रहे हैं। इसको हम पहले, हम इसको ये बता भी सकते हैं तब केस ले सकते हैं, और हम केस में ही इसको बता रहे हैं। फिर हम बहुत सारे केसेस की बताएंगे कैसे लेते हैं, हर टाइप का केस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इस तरह से है। हमारे पास एक केस है, जो भी केस को हम डिराइव करेंगे उसको तुमको फिर याद भी रखना है, और बाकी तुम डिराइव भी कर सकते हो, पर कुछ रिजल्ट तुमको याद होने चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए। वो क्या होते हैं देखो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, लेट अस टेक आवर फर्स्ट केस, लेट अस टेक आवर फर्स्ट केस। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, मेरे पास एक ग्राउंड है, मेरे पास एक रफ सरफेस है, उसके ऊपर कुछ कोई चीज रखा हुआ है इस तरह से। ये एक रफ सरफेस है, ये एक रफ ग्राउंड है, ये एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। अभी हम इसका नाम नहीं दे रहे, ये सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, रिंग है, क्या है, कुछ भी है, बाद में देखेंगे क्या है। ये एक ऐसा चीज जो रोल कर सकता है, ये एक ऐसा चीज जो रोल कर सकता है, यानी इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ये रोल कर सकता है, कोई भी चीज जो रोल कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी रेडियस दी हुई आर, रेडियस है आर, इसकी मास है एम। हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से हम किसी एक्स हाइट ऊपर, इसके सेंटर से किसी एक्स हाइट ऊपर, इसके सेंटर ऑफ मास से किसी एक्स हाइट ऊपर, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, हम ऐसे एक फोर्स लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से एक्स हाइट वर्टिकली ऊपर, हम यहां इसको ऐसे पुल कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये रोल करते हुए चलेगा, ये घूमेगा भी और चलेगा भी। हम कह रहे हैं देयर इज नो स्लिपिंग, इट रोल्स
इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग और स्कीडिंग। रोल्स का मतलब ये होता है स्लिपिंग या स्कीडिंग नहीं हो रहा है। इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग और स्कीडिंग। ठीक है, तो जरा जानना चाहते हैं, हमने ये फोर्स लगाया F0, हमने यहां फोर्स कितना लगाया F0, कहां लगाया? सेंटर ऑफ मास के X ऊपर लगाया। तो लेट अस इमेजिन, लेट अस से दैट फ्रिक्शन दैट एक्ट्स हियर, किधर ले, राइट या लेफ्ट? फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, राइट या लेफ्ट? मैं ले रहा हूं राइट, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा नेगेटिव। राइट ही राइट भी कर सकता है, लेफ्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, देखते जाओ। हम मान लेते हैं लेट द फ्रिक्शनल फोर्स बी F राइट। इसकी मैग्नीट्यूड हम नहीं जानते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी मैग्नीट्यूड नीड बेस्ड है। ये उतना ही फ्रिक्शन लगाएगा, हालांकि मैक्सिमम से कम लगाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल है उससे कम लगाएगा, बट कितना लगाएगा? ये उतना ही लगाएगा जितने की जरूरत है रोल कराने के लिए, वो हम नहीं जानते हैं कितनी है। लेट द फ्रिक्शन बी F, लेट द फ्रिक्शन बी F इन मैग्नीट्यूड, राइट वर्ड। mg नीचे, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और कोई फोर्स नहीं, F0 था अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन राइट, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बी ACM, let the acceleration of center of mass be ACM, let the angular acceleration be alpha, क्योंकि चलेगा भी और घूमेगा भी, क्योंकि उसको रोल करना है। रोल का मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे 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 चलेगा, जैसे टायर रोल करता है, ये घूमेगा भी। लेट दिस बी अल्फा। ठीक, पहला इक्वेशन क्या बताए थे? F इक्वल टू m इंटू ACM। पहला इक्वेशन क्या बताए थे? F is equal to m into ACM. What is the acceleration in y direction? What is ACM in y direction? 0. What is the ACM in y direction? 0. तो क्या लिख देंगे? n minus mg is 0. सही है? What is acceleration in x direction? ये वेक्टर इक्वेशन है, x और y दोनों। What is acceleration in x direction? ACM. What is the forces acting in x direction? F0 and F. दो ही फोर्स एक्ट कर रहा है x डायरेक्शन में। तो सेकेंड क्या लिखेंगे? F0 प्लस F इज इक्वल टू m इंटू ACM। सही है? ठीक है, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। सेकेंड क्या बताया था स्टेप? ये तो सेकेंड स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? जो जो मानना है मान लो। लेट दिस फ्रिक्शन बी F, टेंशन बी T, एक्सेलरेशन बी A, वेलोसिटी बी V, एक्सेलरेशन बी A, एंगुलर एक्सेलरेशन बी अल्फा, जो मानना है मान लो। F0। अब ये बताओ, टॉर्क अबाउट सेंटर मास एक्सिस, I अबाउट सेंटर मास एक्सिस इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर मास एक्सिस, सेंटर मास एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा? mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0। एग्रीड? इस फोर्स का टॉर्क सेंटर मास एक्सिस के अबाउट, इस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा? F0 इंटू x क्लॉकवाइज, F0 इंटू x क्लॉकवाइज। देखो सेंटर मास का और मैं एक्सिस मान लूं तो इसका जो टॉर्क होगा F0 का, वो इसको चाहेगा घुमाना क्लॉकवाइज, F0 इंटू x। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा सेंटर मास के और? F इंटू r माइनस F इंटू r। क्यों? क्योंकि मैंने ये माना है कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, अल्फा इस तरफ घूम रहा है, यानी ये टॉर्क ज्यादा होगा। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, हमारा नेट एंगुलर एक्सेलरेशन है क्लॉकवाइज। इसका मतलब टॉर्क जो क्लॉकवाइज है माइनस टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज है इज इक्वल टू ICM अल्फा। एग्रीड? देखो मैंने क्या किया यहां, इसको फिर से बता रहा हूं। ये आपका सेंटर मास एक्सिस है, ये आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है। एक फोर्स यहां से थोड़ा ऊपर लग रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स है? F0।
और एक फोर्स यहां से लग रहा है, फ्रिक्शन, और ये घूम एक्चुअली ऐसे रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ? इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क होगा एफ नॉट इंटू एक्स, इसका टॉर्क होगा एफ नॉट इंटू एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका टॉर्क होगा एफ इंटू आर। तो नेट टॉर्क होगा एफ नॉट इंटू एक्स क्लॉकवाइज माइनस एफ इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज था, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा जो कि क्लॉकवाइज है। एग्रीड? चलिए चौथा, एसीएम और अल्फा में रिलेशन निकालना है, एसीएम और अल्फा में रिलेशन निकालना है, लास्ट स्टेप। तो ये बताओ ड्यू टू एसीएम इसके पास कौन कौन सी इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या थी? ये थी। ड्यू टू एसीएम ट्रांसलेशनल की वजह से इसकी एक्सेलरेशन थी एसीएम, सही है। और इस रोटेशनल की वजह से इसके पास दो एक्सेलरेशन होगी, एक होगी टेंजेंशियली, कितनी होगी? अल्फा आर, और एक अगर ये चीज कुछ ओमेगा अगर गेन कर चुका है, अगर ये कुछ ओमेगा गेन कर चुका है, एक और इसकी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि रोटेशन मोशन में ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो रहता है एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है रेडियल। ये होगा ओमेगा स्क्वायर आर, होगा ना। ट्रांसलेशनल में अगर एसीएम है तो एसीएम ही है, एक ही है, बट रोटेशनल में एक एक्सेलरेशन अल्फा के कारण होता है और एक ओमेगा के कारण होता है। एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो ये बताओ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, यानी ये पॉइंट P है और इसके ठीक नीचे ग्राउंड का एक पॉइंट है Q, इसके ठीक नीचे ग्राउंड का एक पॉइंट है Q। P और Q आपस में कांटेक्ट में है, P और Q आपस में कांटेक्ट में। देखो ग्राउंड और इस व्हील के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पूरे व्हील का एक ही पॉइंट है जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बना रहा है, वो है पॉइंट P। पॉइंट P और Q कांटेक्ट में। हम ये कहना चाहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ P along the tangent should be same as acceleration of Q along the tangent। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। तो ये बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। ये ग्राउंड का पॉइंट है ना, इसकी एक्सेलरेशन 0। इसकी एक्सेलरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या होगी बताओ? एसीएम फॉरवर्ड माइनस अल्फा होगा। यानी कि एसीएम और अल्फा आर को यहां कैंसिल आउट होना चाहिए, एसीएम और अल्फा आर को यहां कैंसिल आउट होना चाहिए। तो एसीएम इज इक्वल टू अल्फा आर। एग्रीड? अब मैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहा हूं। मैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास सफिशिएंट इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। करें सॉल्व? देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या आता है। हम एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन दोनों निकालना चाहते हैं। लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट। हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको पहले देखो। यहां से क्या हम लिख सकते हैं? यहां से क्या हम लिख सकते हैं? इक्वेशन 3 से एफ नॉट माइनस एफ नॉट इंटू एक्स बाय आर, एफ नॉट इंटू एक्स बाय आर माइनस फ्रिक्शन, दोनों साइड आर से डिवाइड कर दो। एफ नॉट इंटू एक्स बाय आर माइनस एफ इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा बाय आर। सही है? यहां आर से डिवाइड कर, यहां आर से डिवाइड कर। एफ नॉट इंटू एक्स बाय आर माइनस एफ इज इक्वल टू आई सी एम अल्फा बाय आर। सही है? सही है ना? आर से डिवाइड कर दी, आर से डिवाइड किया, आर से डिवाइड। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो प्लस एफ और माइनस एफ कट जाएगा। इसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? प्लस एफ और माइनस एफ कट जाएगा, हो जाएगा एफ नॉट इंटू
1 प्लस एक्स बाई आर, F0 इंटू 1 प्लस एक्स बाई आर इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा बाई आर प्लस MACM। सही है? सही है ना? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा को मैं यहां से डाल देता हूं, मुझे तो ACM निकालना है। अल्फा को मैं यहां पे डाल देता हूं ACM बाय आर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ACM बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा की जगह यहां पे अल्फा था, यहां पे आर था, अल्फा की जगह डाल देता हूं ACM बाय आर। यहां से ACM कितना आएगा बताओ? ACM आएगा F0 इंटू क्या होगा बताओ? F0 इंटू 1 प्लस एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय ICM बाय आर स्क्वायर प्लस M। सही है? मैं ऊपर नीचे M से डिवाइड कर देता हूं, मैं ऊपर नीचे M से डिवाइड कर देता हूं। देखो ये सही है ना? यहां तक सही है? ACM कॉमन ले लिया, ठीक है। मैं ऊपर नीचे अगर M से डिवाइड कर देता हूं तो आ रहा है मेरा F0 बाय M, ऊपर नीचे M से डिवाइड कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ICM बाय एम आर स्क्वायर। सही है क्या? 1 प्लस ICM बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है? करेक्ट है ना? हाँ सर। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर ये डिस्क होता, अब समझो मैं क्या कर रहा हूं। ये इसका सेंटर ऑफ मास था और मैंने यहां से x डिस्टेंस ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक है ना? और ये रोल कर रहा है। अगर ये डिस्क होता तो ICM बाय एम आर स्क्वायर क्या होता? 1/2। डिस्क के केस में ICM होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है? रिंग होगा तो 1, ये रेशियो होगा 1। हॉलो स्फीयर 2/5, 2/3, हॉलो स्फीयर 2/3, सॉलिड स्फीयर 2/5। एग्रीड? यस सर। जैसी बॉडी वैसा रेशियो। जो बॉडी है, जिस बॉडी का को दिया गया क्वेश्चन में, वो यहां डाल दोगे, और कहां लगाया गया है वो यहां डालोगे। कहां लगाए हो? यहां लगाए हो, टेंजेंशियली यहां लगाए हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? आर। हाँ सर, आर हो जाएगी। हाँ सर। सेंटर में लगाए हो, एक्स की वैल्यू 0। हाँ सर, 0। यहां से r/2 हाइट पे लगाए हो, यहां से r/2 ऊपर, एक्स की वैल्यू r/2। हाँ। यहां से नीचे लगाए हो r/2 पे, एक्स की वैल्यू माइनस r/2। यस सर। जो बॉडी जहां, दो चीजें, जो बॉडी वो रेशियो यहां जहां लगाया है, ऊपर लगाया तो प्लस, नीचे लगाया माइनस, सेंटर कितने है यहां एक्स डाल दो, एक्सेलरेशन चला जाएगा, एक्सेलरेशन चला जाएगा। ये एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नेगेटिव? देखो एक्स की वैल्यू तुम कहां से कहां ले आ सकते हो? -r टू +r। एक्स की वैल्यू तुम कहां से कहां ले आ सकते हो? -r से +r, यही ना? एग्रीड ना? -r का मतलब क्या हुआ? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसको खींचोगे, चलेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और अगर उसके ऊपर कहीं भी जाओगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव नहीं आ सकता। ये नेगेटिव कब आएगा? जब x की वैल्यू -r से भी नीचे हो जाए। x की वैल्यू अगर -r से भी, इस पॉइंट से भी नीचे हो जाए, तुम बॉडी से बाहर निकल गए ना, बॉडी पे फोर्स कहां लगा? इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एग्रीड? हाँ सर। लेकिन फ्रिक्शन में प्रॉब्लम आएगा। देखो, तो मैं तुमसे किस तरह से पूछूंगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मैं इसका यूज करके, मुझे ACM पता चल गया। अगर मुझे ACM पता चल गया, मैं यहां डाल दूं तो फ्रिक्शन निकल जाएगा। मैं अगर इस ACM को यहां डाल दूं तो फ्रिक्शन निकल जाएगा। मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है?
पहले समझ मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है। जनरली एक्सीलरेशन ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, एफ नॉट बाई एम। ये डायमेंशनली क्या है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, फ्रिक्शनलेस होता, कुछ नहीं होता, तो एफ नॉट बाई एम होता। एग्रीड ना। और ये एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, ये एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा हम फ्रिक्शन निकालते हैं। देखो इसको सपोर्ट करने के लिए जो फ्रिक्शन लगा, इस रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शन को जितना लगना पड़ा, टू सपोर्ट दिस रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन को कितना लगना पड़ा वो देखते हैं। तो फ्रिक्शन को जो लगना पड़ा वो ये लगना पड़ा। सो फ्रिक्शन की वैल्यू तुम निकाल सकते हो m इंटू ACM माइनस एफ नॉट। और m इंटू ACM तुम यहां से जानते हो कितना आ रहा है, m इंटू ACM। देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू ACM कितना है, एफ नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई आर बाई 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर माइनस एफ नॉट, एंड दैट वुड बिकम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू कितना आ रहा है बताओ, हाँ F प्लस एफ नॉट, हाँ M इंटू ACM ना, हाँ ठीक है। ये कितना आ रहा है बताओ, दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, x बाय आर माइनस 1। सही है, एफ नॉट कट जाएगा, x बाय आर माइनस ICM बाय MR स्क्वायर बाय 1 प्लस ICM बाय MR। सही है क्या? देखो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ नॉट कट जाएगा, एफ नॉट इंटू एक्स बाई आर माइनस, सही है। हाँ सर सेम है। ये फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, यही ना, ये फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहें, ठीक है, एक काम इसको इस तरह लिख देते हैं, एफ नॉट इंटू नीचे लिख देते हैं MR स्क्वायर प्लस ICM, ऊपर लिख देते हैं MR स्क्वायर एक्स R इंटू एक्स माइनस ICM। सही है ना, ऊपर नीचे MR स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताओ। ये मान लो डिस्क है, डिस्क है मतलब ICM कितनी है, MR स्क्वायर बाय 2। अगर डिस्क है तो यहां क्या लिखोगे, MR स्क्वायर बाय 2। अगर डिस्क के केस में यहां हो गया MR स्क्वायर बाय 2, अगर डिस्क है यहां क्या लिख दोगे, MR स्क्वायर बाय 2। एग्रीड? अब डिस्क है, ये तो दिया है, फोर्स लगा है डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फोर्स लगा है डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो ये कितना लिखोगे, R। कुछ गलती की है, रुको, यहां M भी होगा, समझ रहे हो ना, MR स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पे डिस्क है तो ये हो गया MR स्क्वायर बाय 2, एक्स की वैल्यू दे दी R, तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर डिस्क में मैंने यहां पे डाल दिया, मान लो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्क है और डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, क्वेश्चन ये है, तो डिस्क है तो यहां क्या लिखोगे, MR स्क्वायर बाय 2। हाँ सर। एक्स की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा रहे हो तो क्या लिखोगे, R। पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि फ्रिक्शन राइट ऐड करेगा, फ्रिक्शन राइट ऐड कर रहा है। अगर तुम इस एक्स को, अगर ये डिस्क है और हाइट है यहां से R बाई 2, अगर डिस्क है और फोर्स लगा रहे हो सेंटर से हाइट R बाई 2 पे, तो फ्रिक्शन कितना होगा, सर जीरो। जीरो हो जाएगा, बिना फ्रिक्शन के टर्न कर जाएगा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के भी, याद रखना, बिना फ्रिक्शन के भी ACM और अल्फा आर कैंसिल हो रहा था। जब फ्रिक्शन नहीं था तब अगर विदाउट फ्रिक्शन सिर्फ इसका टॉर्क और इसका फोर्स, सिर्फ इसका फोर्स और इसका टॉर्क, अगर ACM और अल्फा इस तरह से दे रहा है कि ACM माइनस अल्फा आर कैंसिल हो रहा है, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है।
अगर सिर्फ इसके कारण जो एक्सीलरेशन है, इस फोर्स के कारण एक्सीलरेशन ज्यादा है कंपेयर टू उसके टॉर्क के अल्फा इंटू आर के, ये ज्यादा होता तो फ्रिक्शन को पीछे लगना पड़ेगा। और अगर अल्फा आर ज्यादा है, अगर अल्फा आर ज्यादा है यानी नेट एक्सीलरेशन इस पॉइंट की क्या होती, फ्रिक्शन नहीं होने के केस में पीछे होती, तो फ्रिक्शन को आगे लगना पड़ रहा है। समझ रहे हो? हाँ सर। Yes. फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो। एक चीज की लेकिन गारंटी है, अगर फोर्स सेंटर पे लग गया तो फ्रिक्शन पक्का नेगेटिव होगा। एक्स को जीरो कर दो, अगर एक्स को जीरो कर देंगे तो फ्रिक्शन पक्का नेगेटिव होगा। हाँ सर। Yes, sir. होगा तो भी नेगेटिव ही होगा। क्या? अगर फ्रिक्शन इंटर से नीचे कहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर सेंटर पे या उसके नीचे फोर्स लग गया तो फ्रिक्शन पक्का पीछे ऐड करेगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब हमारा डायरेक्शन उलट जाएगा। ऊपर के केस में अलग अलग चीज में अलग अलग होता है। जैसे और हॉलोस्फेयर है, हॉलोस्फेयर है, ये मान लो हॉलोस्फेयर, यानी ये कितना हो जाएगा, या ये मान लो सॉलिड स्फेयर है, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 mr² हो जाएगा। अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो ये हो जाएगा 2/5 mr² होगा ना। हाँ सर, हो जाएगा। तो उस केस में किस हाइट पे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन के बिना घूम जाएगा। उस केस में किस हाइट पे, यहां से कितने हाइट पे फोर्स लगाओगे कि विदाउट फ्रिक्शन भी रोटेट कर जाए। 2/5 2/5 r होगा ना। 2/5 r के ऊपर फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा, 2/5 r के नीचे फ्रिक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है? सर होलो सिलेंडर में तो हमेशा ही फ्रिक्शन नेगेटिव रहेगा। करेक्ट। और समझ लो अगर तुम्हारे पास रिंग है या हुप है, IIT इसको वर्ड यूज करता है हुप, HOOP, हुप। हुप का मतलब रिंग होता है। रिंग में अगर तुम टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, तुमसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, ये कोई बॉडी है और मैं इसको यहां फोर्स लगा रहा हूं, मैं यहां एक फोर्स लगा रहा हूं, और मैं क्या देख रहा हूं, दो चीज पूछ सकता हूं, या तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तब भी ये रोल कर गया, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रोल कर गया, यानी फ्रिक्शन एक्ट कर ही नहीं सकता था। अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर सकता है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में ये रोल करेगा, और अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन की मदद से रोल कर सकता है, बट फ्रिक्शन का मदद इसको नहीं लिया। यानी दो तरह से पूछ सकते हैं, आइदर अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इसको रोल कराना चाहते हैं, हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस को रोल करा दिया, या रफ था लेकिन फ्रिक्शन एक्ट नहीं किया, तो इस केस में कौन सी बॉडी होगी बताओ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया, ये बिना फ्रिक्शन का मदद लिए हुए रोल कर गया, इसका मतलब है फ्रिक्शन जीरो थी, तो ये टर्म जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी IC, यहां क्या आ रहा है आर ना, सर तो रिंग हो जाएगा। रिंग हो जाएगी, होगी ना। हाँ सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक डिस्क है और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और हम चाहते हैं डिस्क को हम खींचें और वो रोल कर जाए, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रोल कर जाए, हालांकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन चाहिए, बट एक ऐसा पॉइंट होता है हर बॉडी में जो जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कौन सा पॉइंट होगा डिस्क के केस में, R/2 ऊपर होगा ना। हाँ सर। उसके वर्ड पास करा दो, फोर्स लगा दो, बिना फ्रिक्शन के रोल करेगा। हर बॉडी में अलग अलग होता है। तो तुम्हारे साथ जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तुम इसको याद रखोगे, किसको, इस फॉर्मूले को याद रखोगे। इसको याद मत भी रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसको याद रखोगे। नीचे ICM प्लस MR², ऊपर MRX माइनस ICM, मतलब यहां लिख सकते हो इसको MR² प्लस ICM, MR² माइनस ICM, जहां R की जगह क्या करोगे, X डाल दोगे। MR² प्लस ICM नीचे, MR² माइनस ICM लिखो, लेकिन यहां R² को RX बना दो। एक बार तुम्हारा फ्रिक्शन निकल जाएगा तो एक्सीलरेशन तुम्हारा वैसे भी निकल जाता है, इसको याद करने का काम नहीं है। तो समझो, अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, वो दिख रहा हूँ बेटा। देखो मैं तुमसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा हूं, ये डिस्क है, ये डिस्क है और एक रफ सरफेस है। हम यहां एक फोर्स लगा रहे हैं, कहां पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे।
12 न्यूटन. We find that this disc rolls, ये एक रफ सरफेस है, and we find that disc rolls without slipping or skidding. तो बताओ यहां फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग. तो क्या लिखेंगे? एफ नॉट इंटू एम आर इंटू एक्स माइनस आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर प्लस आईसीएम. सही है. इसको लिख देंगे एफ नॉट है 12 न्यूटन, एफ नॉट है 12 न्यूटन, एम आर इंटू एक्स, एम इंटू आर इंटू एक्स कितना है? आर ना. एक्स कितना है? आर ना. माइनस, क्योंकि ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 बाय एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2. आईसीएम कितना होता है डिस्क का? एम आर स्क्वायर बाय 2. सही है. वुड इट बिकम एफ नॉट बाय 3? Would it become f naught by 3? mr square minus mr square by 2 by mr square plus mr square by 2. फ्रिक्शन 4 न्यूटन लगेगा. 4 न्यूटन ले, बिल्कुल फ्रिक्शन हो जाएगा 4 न्यूटन. पॉजिटिव राइट वर्ड. ठीक है. हाँ सर. फ्रिक्शन होगा 4 न्यूटन. इतना फ्रिक्शन चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए. यही क्वेश्चन चेंज कर देते, सब कुछ वही रखते. इसको क्या बना देते हम? डिस्क की जगह क्या बना देते? इसको बना देते सॉलिड स्फीयर. ये वही रहता एम आर इंटू एक्स. ये हो जाता 2/5 एम आर स्क्वायर. ये हो जाता 2/5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर में. सही है ना. तो पहला केस इसको तुमको याद रखना है. किस बॉडी पे पूछेगा, कहां फोर्स लगेगा उसकी मर्जी है, बट जो भी हम पूछना चाहें सब कुछ इसमें आ जाता है. स्पेशल केस में सब कुछ आ जाता है. एग्रीड. सही है जी. हाँ सर. चलिए अगला जो तुमको याद रखना होगा, जो अब हम केस ले रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. ये टॉपिक 2 क्लास चलेगा, एक क्लास और, जिसमें कि तुमको हम एक गिरता हुआ और घूमता हुआ सिलेंडर सब कुछ आ जाएगा. इसमें सारे केस आ जाएंगे. करना कुछ नहीं होता है, प्रोसेस वही. मेरे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है. मेरे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर मैं एक पार्टिकल को छोड़ देता हूं. मैं एक किसी चीज को मैं रिलीज कर देता हूं गिरने के लिए. ऐसे करके इसको मैं यहां छोड़ देता हूं और ये यहां से रोल करता हुआ गिरता है इसके ऊपर. मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये रोल करते हुए रोल करेगा, घूमेगा भी, चलेगा भी, फ्रिक्शन भी है. तो होगा क्या, समझो. दूसरा केस हमारे पास है कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है. इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है और मैं यहां पर एक किसी ऐसे बॉडी को जो रोल कर सकता है उसको मैं छोड़ देता हूं. यहां से मैं एक रेडियली सिमेट्रिक बॉडी को दैट कैन रोल, उसको मैं छोड़ देता हूं. वी लेफ्ट इट फ्रॉम हियर. रफ है, इतना रफ है, इट इज सफिशिएंटली रफ to prevent slipping. So it rolls without slipping. It rolls without slipping. तो हमको ये बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी और फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा. इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी और फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा. ठीक है. ये दिया हुआ है कि स्लिपिंग स्किडिंग नहीं हो रहा है. हम सबसे पहले काम करते हैं, हम इसमें फोर्स लिखते हैं. एक फोर्स इस पे लगेगा, कितना लगेगा जी? mg. ठीक है. एक यहां से लगेगा, क्या लगेगा? नॉर्मल. सही है. एक फ्रिक्शन लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा. किधर लगेगा, नीचे या ऊपर? अच्छा चलो ये बताओ, इसकी एक्सीलरेशन होगी इधर. इसकी एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की जो है वो होगी इधर, ACM. सही है. इसकी एक्सेलरेशन होगी सेंटर ऑफ मास की इधर और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी इस तरह से. होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए भाई?
तो इस पॉइंट को क्या रहना है, रेस्ट पे। इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या चाहिए, 0 ना। तो एसीएम फॉरवर्ड, तो अल्फा आर होना चाहिए बैकवर्ड, होना चाहिए ना। तो ये तो फ्रिक्शन किधर ऐड करना चाहिए, डाउन द इंक्लाइन कि अप द इंक्लाइन? कैसे पता करोगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन, कैसे पता करोगे? ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे भी फ्यूचर में जहां तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करनी होगी। तो एक चीज को समझो, फ्रिक्शन इज द एक्सक्लूसिव फोर्स, फ्रिक्शन इज द एक्सक्लूसिव फोर्स प्रोवाइडिंग द टॉर्क। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क कितना है, 0। सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क है 0, नॉर्मल का टॉर्क है 0। एग्रीड? एकमात्र फोर्स जो फ्रिक्शन, जो टॉर्क दे सकता है वो फ्रिक्शन है। इसलिए फ्रिक्शन नहीं होता ना, ये ऐसे चलता, घूमता नहीं, ये घूम रहा है ना, इसको घुमाने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। mg और नॉर्मल कुछ नहीं कर सकता है। ओनली फोर्स दैट कैन प्रोवाइड टॉर्क। और तुमको टॉर्क किस डायरेक्शन में चाहिए, सो बताओ, तुमको टॉर्क किस डायरेक्शन में चाहिए, क्लॉकवाइज ना। क्या होगा, नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए टॉर्क आगे डाउनवर्ड लग जाएगा। नॉर्मल को टॉर्क कैसे बैलेंस करेगा, नॉर्मल फोर्स है और टॉर्क तो नॉर्मल को बैलेंस करेंगे तो क्या चीज, फ्रिक्शन आगे जाएगा सर, नॉर्मल का टॉर्क बैलेंस करने। नॉर्मल टॉर्क है कहाँ, नॉर्मल कहाँ टॉर्क दे रहा है, सेंटर मास के बाद 0 टॉर्क दे रहा है ना। यस सर, यस। नॉर्मल का टॉर्क तो 0 है, सेंटर मास से पास कर रहा है। mg भी सेंटर मास से पास कर रहा है। तुमको टॉर्क चाहिए और फ्रिक्शन ही टॉर्क दे सकता है। तुमको टॉर्क किधर चाहिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, सो बताओ। क्लॉकवाइज, Clockwise. तो तुमको फ्रिक्शन को इधर लगाना पड़ेगा ना। योर फ्रिक्शन मस्ट एक्ट इन दिस डायरेक्शन, तभी तो ये एग्रीड। यस। ये पहला मेथड हो गया, याद रखना। एक बात का ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, तुमको हमेशा ये सोचना है कि तुमको टॉर्क किधर चाहिए, और जिधर टॉर्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन ले लेना। तो ये क्या ऐड कर रहा है, अप द इंक्लाइन। दूसरा मेथड इसका ये हो सकता था कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा, ये भी तो ग्राउंड है ना, ये भी तो एक किस्म का ग्राउंड है ना जो इसके पहले लिया था। इसमें तुमने 2 फोर्स लगाया, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया, ये कहाँ लगाया, सेंटर पे लगाया ना। ये जो तुमने फोर्स लगाया mg sin थीटा, वो कहाँ लगाया, सेंटर पे लगाया ना। तुम और लास्ट टाइम क्या देखा था, जब भी सेंटर पे फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा। Yes, sir. तुमने ये जो फोर्स है ये mg cos थीटा लगाया था ग्राउंड की, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, और mg sin थीटा लगाया था सेंटर पे। तो सेंटर पे तुम जब भी फोर्स लगाओगे x हो जाएगा 0, तो फ्रिक्शन इतना आ जाएगा, उसमें डाल दो डायरेक्ट चला जाएगा। mg sin थीटा यहाँ डाल दो, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितना डाल दो, f0 की वैल्यू क्या दोगे, mg sin थीटा। x की वैल्यू क्या दोगे, 0। एक स्टेप में फ्रिक्शन निकल जाएगा, वही आएगा। देखो अभी हम इसको निकालने वाले हैं, जो भी है mg यहाँ, नॉर्मल यहाँ, फ्रिक्शन इस तरह से, फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स। अब सोचो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इमेजिन करो, अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो क्या होता, अरे फ्रिक्शन लेस होता तो क्या होता, अगर फ्रिक्शन 0 होता, सपोज मान लो ये स्मूथ होता, ये सरफेस स्मूथ होता, तो क्या होता, ये ऐसे एक्सिलरेट करता, किस एक्सिलरेशन से, g sin थीटा से करता ना। अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो ये g sin थीटा से एक्सिलरेट करता डाउनवर्ड, क्योंकि mg cos थीटा और नॉर्मल कट जाता और mg sin थीटा इसको g sin थीटा से एक्सिलरेट कर देता। अब क्या होगा, यहां तो रब कर रहा है, यहां ये पॉइंट जो है, यहां पे ये पॉइंट जो है, ये इस इंक्लाइन को, ये पॉइंट जो है ये इस इंक्लाइन को रब करता हुआ जा रहा है, घिसता हुआ जा रहा है, इसको घिसता हुआ जाएगा, टच करके इसको रब करता हुआ निकल जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन का काम क्या था, इस मोशन को बचाना था। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन बोलेगा नहीं इसको तो रोको, इस पॉइंट को रेस्ट पे लाओ। इसके लिए फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, इसकी शुरू में इसकी एक्सेलरेशन थी, अल्फा नहीं थी, तो फ्रिक्शन क्या कोशिश करेगा कि भले इस एक्सेलरेशन को घटाना पड़े, भले इस एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना पड़े और एक अल्फा क्रिएट करना पड़े। स्टार्टिंग में ACM था, अल्फा 0 था, इसलिए इस पॉइंट की नेट स्पीड, नेट एक्सेलरेशन फॉरवर्ड थे। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा,
अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको घटाएगा और इस अल्फा को बढ़ाएगा। फ्रिक्शन का टॉर्क देखो, फ्रिक्शन अगर इस तरह एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कर रहा है ना। ये फ्रिक्शन इस mg sin थीटा जो पहले फोर्स था उससे अपोज कर रहा है, तो इस एक्सीलरेशन को ये फ्रिक्शन क्या करेगा, कम करेगा, और इसको क्या करेगा, अल्फा को क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। हाँ सर। और इस ACM को, तुम्हारा ACM यहां था, अल्फा इंटू आर यहां था स्टार्टिंग में। ACM मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अल्फा आर 0 था। अब जब फ्रिक्शन नहीं था तब, अब फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको नीचे लाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा और दोनों का एक उस वैल्यू पे ले आएगा कि दोनों का 6 कर देगा। तो क्या होगा, ACM भी हो गया 6, ACM हो गया इससे घट के 10 से घट के 6, क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज कर दिया, जो ज्यादा था उसको कम, जो कम था उसको ज्यादा। और अल्फा इंटू आर हो गया 6, तो 6 और 6 कट गया ना यहाँ, तो इसकी नेट एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, 0 ना। सो इट केम इन प्योर रोलिंग में चला है ना। आ गया सर। तो फ्रिक्शन याद रखना, फ्रिक्शन अगर ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कर रहा है तो रोटेशनल मोशन को सपोर्ट कर रहा है। फ्रिक्शन ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कर रहा है, यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन को घटा रहा है। फ्रिक्शन के एब्सेंस में जो एक्सीलरेशन होता उससे कम एक्सीलरेशन होगा, और फ्रिक्शन के एब्सेंस में जो अल्फा होता उससे ज्यादा होगा अल्फा। यानी हम कह सकते हैं द फ्रिक्शन इज अपोजिंग द ट्रांसलेशनल मोशन एंड सपोर्टिंग द रोटेशनल मोशन। फ्रिक्शन इज डूइंग नेगेटिव वर्क on translational motion and positive work on rotational motion, but net work done is 0. नेट वर्क डन 0 आता है। कैसे आता है बता रहा हूं। खैर जो भी इसका ये मैकेनिज्म था, तुम चाहते हो कि भाई क्यों हम इतना एनालिसिस करें, कोई दिक्कत नहीं, तुम फ्रिक्शन आगे ले लो, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। यू आर फ्री टू सेलेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, बट याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फ्रिक्शन इज द एक्सक्लूसिव फोर्स, ओनली फोर्स विच प्रोवाइडिंग द टॉर्क। सिर्फ टॉर्क की डायरेक्शन, फ्रिक्शन mg sin थीटा भी एक्सीलरेशन में योगदान दे रहा है और फ्रिक्शन भी दे रहा है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एक्सीलरेशन दे रहा है, बट टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन दे रहा है। इसलिए फ्रिक्शन का जब भी डायरेक्शन निकालना होगा पहले ये चेक करना कि टॉर्क किधर चाहिए, उसके बाद फ्रिक्शन निकालना। बताऊंगा बाद में जब इससे कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा तो, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रिक्शन, लेट द फ्रिक्शन बी f, लेट एक्सीलरेशन ऑफ ACM, लेट दिस बी अल्फा, ऑल आ गया। अब क्या करते हैं, F इक्वल टू ma, इस डायरेक्शन में जरा लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं x डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं y डायरेक्शन, ठीक है ना। नेट फोर्स 0, तो पहला इक्वेशन क्या बताए थे, F इक्वल टू ma, ये वेक्टर इक्वेशन है। y डायरेक्शन में क्या लिख दोगे, n माइनस mg cos थीटा 0, सही है। n माइनस mg cos थीटा कैंसल। इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे, x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं है, along द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं है, mg का कंपोनेंट है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज m इंटू ACM, सही है ना। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू ACM। सेकेंड क्या बताए थे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। ये बताओ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, किसका टॉर्क है, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क है। इस सेंटर मास एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, सिर्फ इसका टॉर्क है, कितना है, F इंटू आर है। तो क्या लिखोगे, F इंटू आर इज इक्वल टू ICM, जो भी बॉडी हो, इंटू अल्फा। इसको मान लो इक्वेशन 1, या इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। थर्ड स्टेप, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ACM, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ACM। तो क्या करोगे, देखो ये तुम्हारा बॉडी है,
और ये ऐसे करके जा रहा है एसीएम से, और ये अल्फा से घूम भी रहा है, सही है ना। ये पॉइंट रेस्ट पे है, पॉइंट क्यू, तो इसको भी टेंजेंशियली रेस्ट पे रहना चाहिए। ये पॉइंट क्यू जो इंक्लाइन प्लेन का है वो रेस्ट पे है, ये पॉइंट रेस्ट पे है, इसको भी टेंजेंशियली रेस्ट पे होना चाहिए। इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन कौन सी थी? एक होगा एसीएम ड्यू टू ट्रांसलेशनल, इसके कारण टेंजेंशियल कंपोनेंट सिर्फ ले रहे हैं, कितना होगा? अल्फा आर होगा ना, अल्फा इक्वल टू एम हो जाएगा। बिल्कुल। तो एसीएम माइनस अल्फा आर इज 0, एसीएम इज इक्वल टू अल्फा आर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2, 3 और 4, इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है? पहले निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। यहां से एफ उठा के यहां डाल दो, यहां से एफ उठा के यहां डाल दो, तो क्या लिख देंगे? mg साइन थीटा माइनस एफ की जगह एफ को यहां से उठाओ, कितना आएगा? ICM अल्फा बाय आर, ICM एफ इज इक्वल टू ICM अल्फा बाय आर इज इक्वल टू m इंटू ACM, सही है। यहां से फ्रिक्शन निकाल लिए, यहां डाल दिए, बट ACM अल्फा क्या है? ACM बाय आर, तो mg साइन थीटा माइनस ICM इंटू ACM बाय आर स्क्वायर इज m इंटू ACM, सही है। अल्फा पे यहां डाल दिया ACM बाय आर, तो ACM बाय आर स्क्वायर हो गया। तो ACM कितना आ गया बताओ? ACM कितना आ गया बताओ? g साइन थीटा, इसको उस साइड ले आ रहे हैं, ACM ले रहे हैं कॉमन, इसको उस साइड ले आ रहे हैं, ACM ले रहे हैं कॉमन, और फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं इसको, देखो g साइन थीटा बाय 1 प्लस ICM बाय एम आर स्क्वायर, सही है। g साइन थीटा बाय 1 प्लस ICM बाय एम आर स्क्वायर, सही है ना। Yes. इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है पूरे रोटेशन में। पहला ये आ गया। तो ये बताओ डिस्क की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी कि रिंग की? अगर रोलिंग दोनों कर रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने एक डिस्क को और एक रिंग को छोड़ दिया, एक रिंग को और एक डिस्क को छोड़ दिया, तो किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? डिस्क की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, सही बोल रहा है जी। हाँ सर। डिस्क की ज्यादा होगी। तो क्या डिस्क को कम टाइम लगेगा ऐसे इंक्लाइन प्लेन को पे यहां से यहां पहुंचने में? क्या डिस्क कम टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगा? हाँ सर। क्या डिस्क ज्यादा स्पीड से यहां पहुंचेगा सेम डिस्टेंस के बाद? क्यों? सोचो, तुम यहां देख रहे हो, तुम यहां 2-3 चीजें समझो। जी साइन थीटा में अगर रोलिंग मोशन को सपोर्ट कर रहा है तो जी साइन थीटा में 1 प्लस ICM बाय एम आर स्क्वायर। अब ICM बाय एम आर स्क्वायर एक रेशियो है, ICM बाय एम आर स्क्वायर एक रेशियो है जो एक फिक्स्ड आता है, रिंग के लिए 1। तो एक चीज और बता देता हूं, ICM बाय एम आर स्क्वायर की वैल्यू, ICM बाय एम आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक, ICM बाय एम आर स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए होता है 1, सही है। यस सर। सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 0.4, या 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, सही है ना। 2/5 सही है ना। डिस्क के लिए होता है 1/2, नहीं काम यहां पे ले लो, हॉलो स्फीयर ले लो। हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है? 2/3, और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। तो ट्रेंड समझ रहे हो, सबसे ज्यादा इसके लिए है, उसके बाद इसके लिए, उसके बाद इसके लिए, सही है ना।
तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम या मिनिमम हो, कोई भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम आंसर या तो रिंग होगा या सॉलिड स्फीयर होगा, इसको याद रखना। किसी भी चीज का एक्सट्रीमम वैल्यू या तो रिंग को मिलेगा या सॉलिड स्फीयर को मिलेगा। सही है? ठीक। रिंग को हुक भी बोलता है और इसको तुम हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हो। इसको तुम हॉलो सिलेंडर। अच्छा, मुझे ये बताओ, तो तुम देख रहे हो जिसकी सबसे ज्यादा आईसीएम, देखो जी साइन थीटा कांस्टेंट है सबके लिए, 1 भी कांस्टेंट है, जिसकी ये सबसे ज्यादा होगी आईसीएम, उसकी एक्सेलेरेशन सबसे कम होगी। होगी ना? तो सबसे कम एक्सीलरेशन होगी रिंग की, सबसे कम एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास रिंग की होगी। इसीलिए तुम यह इक्वेशन लिखोगे L इज इक्वल टू S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रिंग को। क्यों लगेगा? क्योंकि रिंग की एक्सीलरेशन सबसे कम है। एग्रीड? उससे उसके बाद ये है, और सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा सॉलिड स्फीयर का, इसलिए उसको सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलो पहले हम इस पे फिर आ रहे हैं। एक्सीलरेशन तुमने लिख लिया, इसको याद रखोगे। कैसे याद रखोगे बता रहा हूं। एक्सीलरेशन है तो भाई एक्सीलरेशन अगर है तो एक्सीलरेशन होना चाहिए डायमेंशनली। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, जीरो होता है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है तो एक्सीलरेशन कितना होता है? जी साइन थीटा होता है ना। जब रोलिंग नहीं हो रहा है तो क्या होता है? जब रोटेशन हो ही नहीं रहा है तो जी साइन थीटा होता है ना। जी साइन थीटा यहां पे आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ICM बाय एम आर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे फिर और इसका पूरा एप्लीकेशन बताएंगे। ये एक्सप्रेशन जो तुमको एकदम याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, कहीं भी रोटेशन आएगा तो ये 90% केस में इस टाइप के क्वेश्चन, ये इक्वेशन यूज करने के लिए आता है। जी साइन थीटा 1 प्लस ICM बाय। दूसरा, और अगर हम अब हमारे पास यह दो चीज अननोन था, ACM निकल गया तो अल्फा भी निकल गया। इसमें क्या करना है? ACM बाय R कर देंगे, अल्फा निकल जाएगा। तो ACM निकल गया। फ्रिक्शन हम निकालते हैं, कितनी फ्रिक्शन चाहिए। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कहां डाल दें? इस इक्वेशन में डाल दें, ACM को यहां डाल दें तो फ्रिक्शन निकल जाएगा ना। और इस ACM को उठा के यहां डाल दें तो फ्रिक्शन निकल जाएगा ना। फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी अगर हम इसको यूज करते हैं। इसको अगर हम यूज कर लें, हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है mg sin थीटा बाय 1 प्लस m की जगह पे m मल्टीप्लाई हो जाता है, mg sin थीटा 1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ दिस mr स्क्वायर बाय ICM। mr स्क्वायर बाय ICM। mg sin थीटा 1 प्लस, यहां इसको सॉल्व करके हम देख सकते हैं mr स्क्वायर बाय ICM आता है। ठीक है, समझ रहे हो? इतना फ्रिक्शन लग रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग टू प्रिवेंट, टू मेंटेन रोलिंग। रोलिंग को मेंटेन करने के लिए इतना फ्रिक्शन को लगना पड़ रहा है, इतना फ्रिक्शन को लगना चाहिए तभी रोलिंग करेगा। समझ रहे हो ना? यहां डाउट है किसी को? मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं क्वेश्चंस बताने के लिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम क्या करेंगे। मिटाओ, Yes. देखिए सो दिस टॉपिक कवर्स वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। इससे बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो है कवर होते हैं आपके किसी भी मटेरियल में, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर जेईई में। तो हमने क्या किया है, तो एक बार फिर से इसको रिकैप कर रहा हूं कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन था, आपने यहां ये थीटा पे था, ये सफिशिएंटली रफ था, sufficiently rough to maintain
रोलिंग, यानी ये इतना फ्रिक्शन दे सकता है जितना रोलिंग के लिए चाहिए। ये आपने यहां इसको छोड़ दिया था, आपने इसको यहां छोड़ दिया था। ये एक्सेलरेट करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा एसीएम से। इसकी एक एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी अल्फा, और यहां एक फ्रिक्शन ऐड करेगा। चूंकि रोलिंग है तो अल्फा इक्वल होगा एसीएम बाय आर। हमने ये फाइंड किया कि एसीएम की वैल्यू है जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर। हमने फाइंड किया जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करता है दैट इज एम जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, सर एम आर स्क्वायर बाय आई सी। ओ सॉरी, हाँ करेक्ट एम आर स्क्वायर। अब देखो, मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये है, अच्छा यहां मैंने एक और चीज देखा कि आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर का हमने ट्रेंड देखा कि रिंग के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद होता है डिस्क, नहीं उसके बाद होता है हॉलोस्फेयर, उसके बाद होता है डिस्क, उसके बाद होता है सॉलिड स्फीयर। यहां आता है 1, यहां आता है 2/3.67, यहां आता है 1/2 यानी 0.5, और यहां पर क्या होता है 2/5 यानी 0.4। ठीक है, इसको भी हमने समझ लिया। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, कॉपी है। मैंने यहां एक डिस्क डाला, एक हॉलो स्फीयर डाला, एक सॉलिड स्फीयर डाला, कुछ ये इस टाइप से काम शुरू किया है। एक मैंने डिस्क डाला, चलो मैंने क्या किया है, ये डिस्क डाला। चलो मैं पहले एक काम करता हूं, मैं यहां एक डिस्क डाल रहा हूं जिसकी मास है m, रेडियस है r। एक दूसरा डिस्क डाला जिसकी मास है 2m, रेडियस है 2r। दोनों का रोलिंग हो रहा है, दो डिस्क, एक छोटा डिस्क एक बड़ा डिस्क, और दोनों रोल कर रहा है, बोथ रोल्स, नो स्लिपिंग। किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, मास और आर का या 2m और 2r का? Which has more acceleration? बराबर आएगी, बराबर आएगी। डिस्क दुनिया में कोई भी हो, डिस्क ही होगा। तो याद रखना, डिस्क के केस में ये रेशियो सेम आएगा। एग्रीड? लेकिन अगर डेंसिटी दे तो अलग आएगी। क्यों आएगी, क्यों आएगी? mr²/2/mr², यही ना? mr²/2/mr² कितना होता है? 1/2। m'(r²/2/m'(r²) कितना होता है? तो फिर मास पे डिपेंड कहां किया? ये रेशियो सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन दोनों की सेम आएगी। एग्रीड? एक्सेलरेशन दोनों की सेम आएगी, बट फ्रिक्शन सेम नहीं आएगी। फ्रिक्शन सेम नहीं आएगी। किस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, सो बताओ। ये रेशियो तो सेम है, हर डिस्क के लिए ये रेशियो सेम है, बट मास तो अलग है ना। 2m वाले पे याद रखो, इस फ्रिक्शन को दो चीजों से मतलब है। एक तो किस टाइप का बॉडी है, और उसकी मास कितनी है। रेडियस से मतलब नहीं है। इमेजिन करो, हम इसको क्या कर देते, हम इसको कर देते, इसकी रेडियस कर देते 2r, इसकी रेडियस कर देते मान लो 3r,
और मास कर देते मान लो m/2, तो किस पे लगता, किस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता? फ्रिक्शन कहां लगता? मास से कि रेडियस से? सो बताओ। मास से। मास से, यानी ये देखोगे मास, ये इस पे फ्रिक्शन कम लगेगा, भले इसकी रेडियस ज्यादा है, बट यहां पर ये रेशियो दोनों का सेम आ गया, mr²/ICM। ये तो बॉडी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन होता है। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी के लिए, ज्योमेट्रिकल शेप के लिए ये रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ द लीनियर एंड द एरियल डायमेंशन होता है। ये डायमेंशन के इंडिपेंडेंट होता है। एग्रीड ना? मास जितना ज्यादा, यहां पे तो मास से मतलब नहीं है, ये सिर्फ ज्योमेट्री पे, ये ज्योमेट्री और मास पे, रेडियस पे तो दोनों में से कोई भी डिपेंड नहीं करता है। रेडियस पे तो दोनों में से कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इतना लगेगा पहली बात। अब मुझे ये बताओ, मैं अगर एक इंक्लाइन प्लेन लूं ऐसे करके, और मैं इस इंक्लाइन के प्लेन के ऊपर 4 बॉडीज को छोड़ दूं एक साथ, एक डिस्क को छोड़ दूं, एक हॉलो स्फीयर को छोड़ दूं, एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ दूं, और एक रिंग को छोड़ दूं। सबसे पहले यहां पे कौन पहुंचेगा? सेम डिस्टेंस, सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर। एग्रीड? हु विंस द रेस? सॉलिड स्फीयर विंस द रेस। तो सॉलिड स्फीयर यहां होगा, सॉलिड स्फीयर यहां होगा। जब रेस खत्म होने का टाइम होगा तो सॉलिड स्फीयर जो है यहां होगा, सबसे आगे होगा सॉलिड स्फीयर, फर्स्ट करेगा। उसके पीछे कौन होगा? डिस्क। उसके पीछे यहां पर होगा डिस्क। उसके पीछे कौन होगा? हॉलो स्फीयर। और सबसे पीछे होगा रिंग। यही ना? चलो ये तो समझ गए तुम। अब हाँ, पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है। यू सी प्रीवियस जेई क्वेश्चन, यू वुड गेट ए क्वेश्चन जहां पूछा गया, दोनों एक साथ छोड़ा गया है, टी टाइम में दोनों बीच में गैप निकालना है। तो एक की एक्सीलरेशन यहां से निकाल लोगे, a1 और a2 निकाल लोगे, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? a1 माइनस a2, यही ना? तो हाफ इंटू a1 माइनस a2 इंटू टी का होल स्क्वायर, दैट इज द रिलेटिव गैप। ये बताओ सबसे पहले, सो फर्स्ट दिस रीचेज फर्स्ट, सॉलिड स्फीयर रीचेज फर्स्ट। ठीक है, अब ये बताओ, सेम डिस्टेंस सब चला, सब एक एक करके पहुंचा, सब एक एक करके पहुंचा। पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचा, फिर हॉलो स्फीयर, जो भी पहुंचा एक एक करके पहुंचा। सबसे ज्यादा स्पीड किससे यहां कौन पहुंचेगा? जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ACM इंटू S। ये तो सबके लिए सेम है, ये तो सबके लिए सेम है, बट ACM जो है जिसकी ज्यादा होगी सॉलिड स्फीयर की, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। एग्रीड? ठीक है, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके पास 2 वेलोसिटी होगी, एक होगा v, एक होगा ओमेगा। एक होगा v और एक होगा ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होगा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होगा, उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, फ्रिक्शन कितना चाहिए? इतना चाहिए ना? ये फ्रिक्शन चाहिए, दिस फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। बट यहां एक और प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब थीटा जितना ज्यादा होगा, थीटा को तुम बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। एक ऐसा वैल्यू आएगा थीटा का जहां फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एग्रीड? उसके पार जाओगे तो क्या होगा? तो वो रोलिंग को ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मान लो रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए 20 न्यूटन चाहिए, मान लो रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए 20 न्यूटन चाहिए, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल वो 30 न्यूटन है, तो वो दे देगा ना? Yes. अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन है और फ्रिक्शन और रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए ये वैल्यू जितनी चाहिए रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए आर ये 28 न्यूटन दे देगा। बट अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 30 न्यूटन और तुमको रोलिंग सपोर्ट करने के लिए चाहिए 40 न्यूटन, तो कैसे देगा? नहीं दे पाएगा ना? नहीं दे पाएगा।
तो वहां रोलिंग नहीं हो पाएगा, वहां स्लिप कर जाएगा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि स्लिपिंग कहां होगा, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल एट विच, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आफ्टर विच, वो कौन सा एंगल है इंक्लाइन प्लेन का जिससे ज्यादा कर देने पे वो रोलिंग को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो स्लिपिंग हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसके पहले तक कर देगा। क्रिटिकल वैल्यू चाहिए जिसको किसके इक्वल कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू के म्यू एम जी कॉस थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमको क्या करना है, इफ थीटा इज इंक्रीज्ड, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इंक्रीजेस, इफ थीटा इंटू फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इंक्रीजेस, सही है ना, एंड इट रीचेज एफ एस मैक्स, तो इसको कर देते हैं म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, सही है, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू क्या थी यहां बताओ, यहां नॉर्मल की वैल्यू क्या आई थी, एम जी कॉस थीटा ना, करेक्ट ना, सही है। सही है, Yes, sir. 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई सी, दो क्या हो जाएगा, एम जी कट जाएगा, आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, जिस एंगल के बाद स्लिपिंग स्टार्ट होगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, म्यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई सी एम, सही है। ये वो एंगल है जिसके बियॉन्ड आपका स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये वो एंगल है जिस तरह क्या होता था, एंगल ऑफ रिपोज होता था, उसके बाद क्या हो जाता था, उसके बाद क्या होता था, एंगल ऑफ रिपोज के बाद क्या होता था, उस बॉडी का वो स्लिप करने लगता था, तो इस एंगल के बाद वो स्लिप करने लगेगा। तो ये बताओ, ये एंगल जो क्रिटिकल एंगल है, इसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल थीटा सी, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, थीटा सी फॉर रिंग, थीटा सी फॉर hollow sphere, theta c for a disc, यहां ले रहे हैं को, theta c for ring, theta critical for hollow sphere, theta critical for disc, and theta critical for क्या बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए होगा, तो जरा देखो, ICM बाई एम आर स्क्वायर सबसे बड़ा इसका था, ये था ना, ICM बाई एम आर स्क्वायर सबसे बड़ा इसका था, एग्रीड। तो एम आर स्क्वायर बाई ICM सबसे छोटा इसका होगा, यानी ये एंगल सबसे छोटा होना चाहिए ना, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, देखो लिख लो, एम आर स्क्वायर यहां क्या आ जाएगा 2, यहां क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर ICM यहां क्या लिखोगे 1 ना, तो यहां लिखोगे 2, ये हो जाएगा 2 म्यू, यहां पे क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर बाई ICM 5/3, एम आर स्क्वायर बाई 2/3, 5/3, ये इससे बड़ा होगा, हाँ ठीक है, ट्रेंड यही होगा ना। Yes. इसका मतलब समझो, मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री के बाद स्लिप करने लगा, इमेजिन कर लेते हैं 30 डिग्री, मान लो ये 32 डिग्री के बाद स्लिप करने लगा, मान लो ये 35 डिग्री के बाद स्लिप करने लगा, मान लो ये 39 डिग्री के बाद स्लिप करने लगा, हो सकता है ना। तो ये बताओ, अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इन चारों बॉडीज को डाल देता हूं, मैं एक इंक्लाइन को चारों बॉडीज को डाल देता हूं और धीरे धीरे इसको टिल्ट करते जाता हूं, सबसे पहले किसका स्लिपिंग स्टार्ट होगा,
रिंग का। उसके बाद कुछ देर बाद हॉलो स्फीयर, उसके कुछ देर बाद डिस्क, उसके कुछ देर बाद सॉलिड स्फीयर। एग्रीड? अब मुझे ये बताओ, ये इंक्लाइन प्लेन है, पहले से था, मैंने इसके ऊपर डिस्क को डाल दिया, ये इंक्लाइन प्लेन था, मैंने इसके ऊपर डिस्क को डाल दिया और देखा कि डिस्क जो है रोल कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर डिस्क, इसके ऊपर मैंने डिस्क को डाला और डिस्क रोल कर रहा था, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सॉलिड स्फीयर पक्का रोल करेगा? Yes. सॉलिड स्फीयर पक्का रोल करेगा। अगर डिस्क रोल कर गया तो सॉलिड स्फीयर पक्का रोल करेगा, लेकिन हॉलो स्फीयर और रिंग रोल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। गेटिंग ना? अगर ये रोल कर रहा है, समझो, अगर ये रोल कर रहा है, मुझे इसका एंगल नहीं पता है, बट ये रोल कर रहा है, यानी ये जो है एंगल 35 से कम है। अगर यहां पे डिस्क रोल कर रहा है यानी इसका एंगल 35 से कम है, 39 से कम पक्का होगा ना? यस सर। बट 32 से कम भी हो सकता है, ज्यादा हम श्योर नहीं है। एग्रीड? अच्छा, मान लो मैंने इसके ऊपर एक डिस्क को डाला, और डिस्क जो स्लिप कर गया, तो क्या ये गारंटी है कि ये दोनों भी स्लिप करेगा? यस सर। बट ये स्लिप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यस सर। समझ रहे हो ना? अगर रिंग रोल कर गया तो सब रोल करेगा, अगर रिंग रोल कर गया तो सब रोल करेगा, अगर डिस्क स्लिप कर गया तो सब जो है स्लिप करेगा पक्का। और अगर ये रोल कर रहा है तो ये दोनों पक्का रोल करेगा, ये रोल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और ये तो स्लिप कर रहा है, ये पक्का स्लिप करेगा, ये दोनों स्लिप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, इसको समझ लो। अब देखो, ये होता है वो एंगल जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होता है। ठीक, दूसरी बात, अब हम दूसरी बात पे आ रहे हैं। वो क्या बात है? हम ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ये एंगल तुमको दिख रहा है, ये एक्सीलरेशन दिख रहा है या फ्रिक्शन दिख रहा है, ये जरूरी है कि इंक्लाइन प्लेन पे ही पूछा जाए, ये जरूरी नहीं इंक्लाइन प्लेन पे ही पूछा जाए। अगर ये कभी तुम्हारा कर्व है, ऐसे करके कोई कर्व पाथ है, रफ है लेकिन कर्व पाथ है, ये एक रफ पाथ है, म्यू दिया हुआ है, और ये एक रफ पाथ है जहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और तुमने इसके ऊपर क्या किया, इस कर्ड पाथ के ऊपर, तुमने इस कर्ड पाथ के ऊपर इसको छोड़ दिया, तो ये क्या जो है करेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऊपर नीचे करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा ना। मैंने इसको यहां से छोड़ दिया, और ये रफ है तो होगा क्या, ये नीचे जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा। यहां जब ये आएगा, इसके जैसे वेलोसिटी होगी, इसके जैसे ओमेगा होगी। हर पॉइंट पे ओमेगा वेलोसिटी बदलेगी, बट ओमेगा और वेलोसिटी में एक रिलेशन हमेशा होगा ओमेगा, क्योंकि कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा है। क्या होगा? नहीं, इक्वल करेगा अगेन, बता रहा हूं क्यों करेगा। जिस हाइट पे था उसी हाइट पे जाएगा, नेट वर्क डन 0 होता है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जिस समय ये यहां पर है, इस समय इसकी एक्सीलरेशन क्या है, तो वो करना क्या है कि इस पॉइंट पे कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। कर दिया? उस पॉइंट पे ये कर्व एक इंक्लाइन प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे, ये कर्व सरफेस कर्व नहीं है, ये एक प्लेन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। तो याद रखना, एट P, एट पॉइंट P, a curved surface behaves as an inclined plane along the tangent। और तुम जानते हो, यहां तुम अगर इसकी एक्सीलरेशन निकालनी है
तुम जानते हो एक्सेलरेशन कितनी होती है, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई सी एम बाय एम आर स्क्वायर। तुमको सिर्फ थीटा चाहिए। इस पॉइंट पे अगर तुम ये थीटा निकाल लो, और ये तुम कैसे निकालोगे, तुमको इसकी इक्वेशन दी होगी, इस कर्व की इक्वेशन तुमको दी होगी y एज ए फंक्शन ऑफ x। कोई भी फंक्शन हो, फर्क नहीं पड़ता है, तुमको इसके ऊपर ये इसकी इक्वेशन फंक्शन दी होगी y एज सम फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी है। तुम क्या करोगे, यहां पे इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट p, ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है। Yes, sir. तो तुम्हारा tan थीटा निकल गया, वही थीटा यहां डाल दो, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। वही थीटा यहां डाल दो, एक्सेलरेशन आएगा। मैं तुम्हें ये पूछूं कि फाइंड द मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, फाइंड द मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, वो कौन सा मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट, जहां तक ये जाए तो ये रोलिंग में रहेगा, उसके लिए स्लिप कर जाएगा। तो क्या करोगे, ये tan थीटा को क्या कर दोगे, dy बाई डी एक्स। जिस पॉइंट पे टेंजेंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, जिस पॉइंट पे इस इंक्लाइन प्लेन का स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा, उसके बियॉन्ड ये स्लिप करने लगेगा। एग्रीड? समझ रहे हो? तो अगर तुमसे मैं ये पूछता हूं, ऐसा थोड़ी है, इस तरह से अगर एक पैराबोला है तो तुम जितना ऊपर जाओगे उतना तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल होगा। जितना तुम इसमें ऊपर जाओगे तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन उतना वर्टिकल होगा, एक जगह जाके स्लिपिंग स्टार्ट होगा। तो अगर हमसे पूछे कि किस पॉइंट पे स्लिपिंग स्टार्ट होगा, तो पहले क्या करो, स्लिपिंग का कंडीशन ये है, इसको डाल दो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को इससे इक्वेट कर दो, तो निकल जाएगा कि किस स्लोप पर, तो निकल जाएगा किस स्लोप पर वो स्लिप करेगा। एक बार निकल गया किस स्लोप पे वो स्लिप करेगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो तुम जानते हो dy बाई डी एक्स को इससे इक्वेट कर दो, इससे तुम्हारा x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, उसके बियॉन्ड मत जाने देना। समझ रहे हो? अब देखो, अब देखो, ये तुम्हारा एक चीज हो गया, ये तुम्हारा एक चीज हो गया, ठीक है। फिर इस पे आते हैं। इस एक्सेलरेशन को या इस फ्रिक्शन को निकालने का एक और तरीका था हमारे पास, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है मैं बता रहा हूं, जो हमने इंक्लाइन प्लेन का केस लिया था उसको बनाने का एक और तरीका है, और वो तरीका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो कर्व में भी लगता है। क्या लगता है? यहां कोई डाउट किसी को? ठीक है, देखो हमने अभी डिराइव किया था, हमारे डेरिवेशन का बेसिस था फोर्स एंड टॉर्क। हमने अभी तक फोर्स और टॉर्क से निकाला था, अब उसी को हम एनर्जी से निकालने की कोशिश करते हैं। हम उसी को क्या करते हैं, एनर्जी से निकालने की कोशिश करते हैं, और एक स्टेप में निकालते हैं। देखो कैसे, आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, और उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने एक बॉडी को छोड़ दिया, और वो बिना स्लिप किए या बिना स्किड किए वो रोल कर गया। फ्रिक्शन तो ऐड किया, बट फ्रिक्शन वर्क नहीं कर पाता है। हम क्या ले रहे हैं, हम इस तरह से ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है थीटा, हमने इसको यहां से छोड़ दिया था, यही किया था। इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे थे, थ्रू आउट द प्रोसेस पर 3 फोर्स लग रहे थे। कौन कौन से? एक फोर्स लग रहा था नॉर्मल, यहां इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लग रहा था नॉर्मल, एक लग रहा था सेंटर ऑफ मास पे, कितना mg, और एक लग रहा था फ्रिक्शन यहां। एग्रीड? यही ना? हम कह रहे हैं इसकी एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की कितनी है, ACM। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है, अल्फा। इसीलिए इसकी स्पीड बदलेगी, किसी मोमेंट पर इसकी एक्सीलरेशन, इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी, किसी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी VCM, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम होगी, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगी, ओमेगा। एग्रीड? तो यहां जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, पॉइंट P जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और पॉइंट Q जो इसका यहां पे पॉइंट है,
दोनों ने स्लिप करने की कोशिश तो की थी बट फ्रिक्शन ने बचा लिया दोनों ने। तो ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितनी होगी बताओ। ये होगा VCM फॉरवर्ड। तुम यहां पे क्या देख रहे हो, बिकॉज दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी है, ACM माइनस अल्फा RE 0, यही ना, ACM माइनस अल्फा RE 0, ACM फॉरवर्ड अल्फा R बैकवर्ड, दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ACM इंटू टी में VCM, अल्फा इंटू टी इज ओमेगा। यानी कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 है, फ्रिक्शन ऐड कर रहा है बट जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो पॉइंट रेस्ट पे है। पूरी बॉडी मूव कर रही है बट वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय, तो पावर डिलीवर्ड होता है F डॉट V, V इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 0। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है, पावर डिलीवर नहीं कर रहा है। एग्रीड? इसका काउंटर पार्ट केस, इसका काउंटर पार्ट केस ट्रांसलेशनल में इस तरह से बनेगा। मैंने यहां एक फोर्स लगाया F, या मैंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, इंक्लाइन प्लेन को ब्लॉक को डाल दिया, there no motion, this remains at rest। फ्रिक्शन ऐड कर रहा है कि नहीं? इज फ्रिक्शन एक्टिंग हियर और नॉट? यस, फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। फ्रिक्शन मस्ट बी बैलेंसिंग, फ्रिक्शन मस्ट बी बैलेंसिंग mg sin थीटा, यही ना? हाँ सर। क्या फ्रिक्शन वर्क कर रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन ने इसके स्लिपिंग को रोकना चाहा और रोक लिया। इस फ्रिक्शन ने इसकी फ्रिक्शन को रोकना चाहा और रोक लिया। वैसे जब तुमको मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया था, मैंने तुमको बताया था वर्क पावर में, स्टैटिक फ्रिक्शन पूरे सिस्टम पे हमेशा 0 वर्क करता है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। यस सर। और वो नोट्स में भी दिया था। तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये पूरा नेटवर्क क्या करेगा? 0। ग्राउंड पे तो वैसे भी वर्क नहीं कर रहा था, इसके ऊपर नेटवर्क करता है 0। इसीलिए यहाँ एक और मेथड हमारे पास है, वो एनर्जी कंजर्वेशन। वो क्या है? मैं कह रहा हूं कि जब ये यहां से चलता हुआ, जब ये यहां से चलता हुआ यहां पहुंच गया, जब ये यहां से L डिस्टेंस चल के, जब ये यहां से L डिस्टेंस चल के, मान लो ये यहां से L डिस्टेंस चल के या X डिस्टेंस चला, सेंटर मास कितना चला? X डिस्टेंस, और ये यहां पहुंच गया। जब ये यहां से X डिस्टेंस चला तो उस समय मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v और इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एग्रीड? तो ओमेगा और v में एक रिलेशन होगा क्योंकि रोलिंग मोशन है, v इक्वल टू ओमेगा होगा ना? होगा। मान लो जब ये यहां से x डिस्टेंस डाउन द इंक्लाइन गया, व्हेन इट मूव्स, व्हेन द सेंटर ऑफ मास मूव्स बाय x डिस्टेंस डाउन द इंक्लाइन, लेट its velocity of center of mass be v and its angular velocity be omega, and because the instantaneous velocity in and omega is this, v equal to omega, क्योंकि यहाँ रोलिंग मोशन है। उस मोमेंट पे वेलोसिटी और उस मोमेंट पे ओमेगा दोनों यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? देखो, हम लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम स्टार्टिंग से यहां तक में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। हम यहां से यहां तक क्या लगा रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बताओ, फ्रिक्शन वर्क किया? नहीं। व्हाट डन बाय फ्रिक्शन, व्हाट डन बाय नॉर्मल, व्हाट डन बाय ग्रेविटी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल 0 था, के इनिशियल 0 था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है क्योंकि फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है। एवरी टाइम द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज 0। वर्क डन बाय नॉर्मल 0। क्यों 0? ये रेस्ट पे है ना, ये हमेशा रेस्ट पे है। नॉर्मल भी पॉइंट पी पे ऐड कर रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऐड कर रहा है, ये भी 0। बचा क्या? सिर्फ ग्रेविटी ना। यहां से यहां तक में ग्रेविटी कितना वर्क करेगा बता दो मुझे। यहां से यहां तक में ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? जब ये बॉल यहां से यहां पहुंचा, ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? mg। सेंटर मास कितना नीचे आया वर्टिकली बताओ? x sin थीटा।
अगर ये यहां से यहां मूव किया है सेंटर ऑफ मास, तो क्या सेंटर मास नीचे आया है बाय अमाउंट वर्टिकल डिस्टेंस x sin थीटा इज इक्वल टू, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दिस द वर्क डन बाय ग्रेविटी, किसमें चला गया, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल किक क्या होगा बताओ, हाफ mv स्क्वायर होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल कितना होगा, हाफ ICM v बाय आर का स्क्वायर, सही है। आ तो गया, v स्क्वायर बाय 2 m प्लस v स्क्वायर बाय 2 m प्लस ICM बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg x साइन थीटा। यहां से आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as as कितना था, x था, x को निकाल दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mg साइन थीटा बाय m प्लस ICM बाय आर स्क्वायर, सही है, सही है ना। ऊपर नीचे m से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे m से डिवाइड कर दो, यही था ना एक्सेलरेशन पहले भी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, यही है ना, ठीक। बट यहां तुमने फ्रिक्शन को बिना जाने निकाल लिया ना, यहां तुमको टॉर्क की क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ा ना, इतना ही नहीं, इससे फ्रिक्शन अब निकाल लो। जब एक्सेलरेशन निकल गया, तुम फ्रिक्शन निकालना चाहते हो, तुमको पता है mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन ये में ये होगा ना। सर तो पहले इससे डिराइव क्यों नहीं किया, पहले से डिराइव क्यों नहीं किया, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब जरा देखो, ये तुम तब भी अप्लाई कर सकते हो अगर रोलिंग के बिना और स्लिपिंग के बिना कोई चीज इस तरह से चल रहा हो। कैसे, ये एक सरफेस है कुछ इस टाइप से, रैंडम सरफेस है, ये वैली और इन सब का बना हुआ है। तुमने यहां से बॉल को छोड़ दिया और ये बॉल हर जगह रफ है, इतना रफ है कि कहीं भी स्लिप नहीं कर रहा है। दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, या तो फ्रिक्शन जीरो हो या तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, स्लिप ना कर, दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। ये यहां से यहां आएगा, सही हो ना, रैंडम सरफेस है, कोई थीटा नहीं है, थीटा वेरी हो रहा है। देखो टेंजेंट हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, टेंजेंट हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको यहां इसकी स्पीड निकालनी है, तुमने यहां इसको रेस्ट पे से छोड़ दिया था, यहां इसकी स्पीड और ओमेगा होगी, सही है ना। अगर ये हाइट दिया हुआ है h, अगर ये हाइट दिया हुआ है h, तो क्या करोगे, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर लिख दोगे ना, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, स्पीड निकल जाएगा ना। समझ रहे हो। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन एक सेकंड में पूछता हूं, फिर मैं क्लास बंद कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म होगा। ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, और आपने यहां से क्या किया है, एक डिस्क को या सिलेंडर को, किसी भी चीज को, एक रिंग को छोड़ दिया, कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ये यहां पहुंचेगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी रेडियस दी हुई r, इसकी रेडियस दी हुई r, इसकी रेडियस दी है स्मॉल r। हमसे पूछा जब ये अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, तो हमको पता है इसकी v है और ये ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r है, v बाय स्मॉल r होगा ना, v बाय होगा ना, समझ रहे हो।
नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर। हमसे ये कहा गया है कि जब ये यहां से यहां जाएगा तो आप ये बताइए, इसको आपने रेस्ट पे से छोड़ दिया था, इसकी रेडियस थी स्मॉल आर डिस्क की, और बॉल की जो है रेडियस है कैपिटल आर। तो क्या लिखेंगे? जब ये यहां से यहां गया तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया, पहले सो बताओ। आर माइनस आर, सही है। पहले सेंटर मास यहां पर था और अब सेंटर मास यहां पे, कितना नीचे गया? यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर, और यहां से है स्मॉल आर, तो सेंटर मास कितना नीचे गया? आर माइनस आर। दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई का मतलब क्या है? डिस्क है ना, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू वी बाय आर का स्क्वायर। सही है? जी सर। आ गया वेलोसिटी ना, एम 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 सब में से कट गया, g इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी स्क्वायर बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर। इसको हम कल देखेंगे और इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो तुम इसका स्पीड निकाल सकते हो बिना न्यूटन लॉज और टॉर्क और फ्रिक्शन में गए हुए, तुम 1 सेकंड में एनर्जीज निकाल सकते हो। तो पहला केस में तो फ्रिक्शन ही नहीं था, दूसरे केस में फ्रिक्शन है बट वर्क नहीं करता है, तो हम दोनों को इसी मेथड निकाल। तीसरा केस में भी शॉर्टकट है, तीसरा केस में जो है जब फ्रिक्शन है वर्क भी कर रहा है, वहां भी एक दूसरा मेथड है जिससे फ्रिक्शन के बिना निकलता है। तो हर चीज का 2-2 3-3 मेथड होता है, तुमको जो मेथड अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और तुमको ये बताएंगे। अभी तो किसी ने पूछा था कि क्यों यहां से छोड़ेंगे तो जब ये वापस यहां पहुंचे उसी हाइट पे पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? दोबारा ये रेस्ट पे यहीं आएगा उसी हाइट पे। क्यों? फ्रिक्शन वर्क कर नहीं रहा है,